एवरीवन, कैसे हैं। तो आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को पी ब्लॉक का अध्ययन कराएंगे, स्टडी कराएंगे। एक वीडियो अपलोड हो चुका है पहले ही पी ब्लॉक का। ये पी ब्लॉक का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वर्ग 15 के तत्व, जिसे नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक काफी बड़ा होता है, इसमें अधिक वीडियो हो सकते हैं और लंबा ये सिलेबस है। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट 2, यानी दूसरी वीडियो है पी ब्लॉक का। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन था, ये दूसरा वीडियो में हम लोग ग्रुप 15 से स्टडी करेंगे, क्योंकि 12 का सिलेबस ग्रुप 15 से ही है। 11 में पढ़ना है 13 और 14, यानी 13 और 14। 11 में पढ़ना है 15, 16, 17 और 18, यानी ग्रुप 15 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स का स्टडी हम लोग को ग्रुप 12 में करना है। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार। कौन परिवार? नाइट्रोजन परिवार। तो ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं देखते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ। 5 तत्व है जिसका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, 5 तत्व है बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये 5 तत्व ग्रुप 15 के अंतर्गत आते हैं, ग्रुप 15 के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो एलिमेंट है इस ग्रुप का, ग्रुप 15 का ये फर्स्ट मेंबर जो है नाइट्रोजन है, इसलिए इसे नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। यानी कुल मिला कह सकते हैं नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन परिवार के बारे में स्टडी करना है। फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है, इसलिए से नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। इसे ये पूरे फैमिली को निकोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। कौन जेंस? निकोजेंस। तो हमें स्टडी करना है ग्रुप 15 के इन्हीं 5 एलिमेंट्स के बारे में। अभी ग्रुप 15 मतलब इस टॉपिक में जो हम लोग हेडिंग दिया है, इसमें हम लोग को पढ़ना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के बारे में। इसमें नाइट्रोजन 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33 और एंटीमनी 51 और बिस्मथ 83। ये 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और ये बहुत सबसे ज्यादा ग्रुप 15 के बारे में बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है। तो आज हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करेंगे और इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी, बिस्मथ, ये 5 तत्व है जो नाइट्रोजन परिवार, या इसे किस परिवार के नाम से जानते हैं? निकोजेंस। इसके बारे में निकोजेंस। तो अभी हम लोग जानेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज जानेंगे। इसको कॉपी कीजिए। अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, इन 5 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बाहरी, यानी कि बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP3, NH2 NP3। ये इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पी ब्लॉक के तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो NH2 NP3, here N इज द नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि यहाँ N जो है आवर्त की संख्या को दर्शाता है। N किसकी संख्या को दर्शाता है? आवर्त की संख्या को दर्शाता है। जैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें
तो लिखते हैं He2S2 2p3। कैसे? हीलियम का 2 और फिर यहाँ पे जो है 2, 4 और 3 7। इसी प्रकार फास्फोरस का लिखते हैं Ne नियॉन 10 3s2 3p3। देखिए नियोन का 10 और 2 12 और 3 15। उसके बाद आता है आर्सेनिक, इसका होता है Kr 4d10 5s2 5p3। इसका होता है Xe 6p3। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है अक्रिय गैस मेथड से लिखा गया, अक्रिय गैस विधि से लिखा गया और इसी का उपयोग ज्यादातर होता है। देखिए किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, लास्ट में क्या आया है S2p3 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 S2 S पर क्या है 2 और p3 S2p3। ये जो n जो है ये नंबर बता रहा था, इसका नंबर बता रहा था आवर। देखिए तो जिस आवर का पीरियड क्या हुआ उसका यहाँ पे नंबर यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे 6 5 4 3 2। नाइट्रोजन हीलियम का होता है 2 और 2 4 और 3 7। नियोन का 10 और 2 12 और 3 15। आर्सेनिक का देखते हैं आर्गन 18 और 10 28 और 2 30 और 3 33। इसका एंटीमनी का क्रिप्टन 36 और 10 46 और 2 48 और 3 51। जेनॉन का देखते हैं अगर बिस्मथ का देखते हैं तो जेनॉन 54 और 14 14 कितना होगा 54 होगा 68 और 10 78 और 2 कितना होगा 80 और 3। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सभी के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आ रहा है NH2 और NP। तो ये पहला प्रॉपर्टीज था ग्रुप 15 के सभी एलिमेंट्स का। इसके बाद इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोट कीजिएगा और इसके बाद हम लोग इससे जानेंगे भौतिक अवस्था क्या है, किस अवस्था में पाया जाता है, मेटल कौन है कौन नॉन मेटल है, और आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पहला एक नंबर दे देते हैं, ए नंबर दे देते हैं, ए में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात समझ गए होंगे। ये सबके आउटर सेल में देख रहे हैं कि इसके बाहरी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन काउंट कर दे तो 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 है। यहाँ भी 3 और 2 5, यानी इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5, जिसे कौन इलेक्ट्रॉन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वर्ग 15 के तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 होता है। ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिए। अब इसका ये था बी नंबर प्रॉपर्टीज होगा धात्विक लक्षण। क्या होगा धात्विक लक्षण, इसको हटा देते हैं। बी है इसका धात्विक लक्षण। कौन लक्षण धात्विक लक्षण, मेटालिक कैरेक्टर या धात्विक एवं अधात्विक लक्षण। अधात्विक लक्षण कह सकते हैं पहला लक्षण। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो देखिए मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर नाइट्रोजन है, फास्फोरस आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप 15 में नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। धात्विक गुण, धात्विक गुण क्या होता है नीचे जाने पर, नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जब धात्विक गुण बढ़ेगा
तो अधात्विक गुण घटेगा। तो कह सकते हैं कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर, नाइट्रोजन से बिस्मथ, पांचों का नाम एकदम कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो इसमें नीचे जाने पर धात्विक कैरेक्टर जो है, मेटालिक कैरेक्टर जो है क्या होता है, बढ़ता है। अब ये कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है अधातु है। क्या है, अधातु है। आर्सेनिक और एंटीमनी जो है इसमें दोनों का कैरेक्टर होता है, यानी कि उपधातु है। और बिस्मथ जो है क्या है, धातु है। तो नीचे अगर हम देख रहे हैं, नीचे बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धातु क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या है, अधातु। आर्सेनिक, एंटीमनी, उपधातु। और बिस्मथ क्या है, धातु। तो कह सकते हैं धात्विक एवं अधात्विक लक्षण में लिख भी सकते हैं यहाँ से, एक अगर लाइन चाहे कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर, चाहे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक, एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ क्या है, धातु है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्ग 15 में, ध्यान सुनिएगा, वर्ग 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण घटता है। इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद तीसरा 3 नंबर कैरेक्टर देखते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लिए, तो हटा दीजिए। चलिए ठीक, देखते हैं तीसरा, भौतिक अवस्था। क्या देखेंगे, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट क्या है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का भौतिक अवस्था क्या है। तो देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है गैस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था। बाकी सभी इधर जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ठोस में भी ये सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लेकिन ठोस में यह मुलायम, यह ठोस अवस्था में ही पाया जाता है, लेकिन मुलायम, मोम के जैसे। कैसे, मोम के सदृश से, मोम के सदृश से मुलायम होता है। कैसा मुलायम होता है, मोम के सदृश। और ये भी ठोस है, लेकिन ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये कैसा होता है, कठोर। कैसा होता है, कठोर। तो कह सकते हैं कि भौतिक अवस्था में कि नाइट्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, उसके बाद उस वर्ग के सभी तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जिसमें फास्फोरस एक मुलायम ठोस के रूप में, अर्थात मोम के सदृश मुलायम ठोस के रूप में पाया जाता है। कौन, फास्फोरस। बाकी जितने हैं सभी किससे पाए जाते हैं, कठोर ठोस के रूप में पाए जाते हैं। इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद चौथा हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। ये है तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा अब हम लोग जानेंगे गलनांक क्वथन। क्या, इसको कॉपी कर लिए है ना। चौथा प्रॉपर्टी है गलनांक। तो गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वर्ग में नीचे जाने पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वर्ग में नीचे जाने पर गलनांक जो है, गलनांक को हम लोग बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो है वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में जैसे जैसे नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो है बढ़ेगा। अब आप कहेंगे ये तो जानना चाहिए, आप लोग का बेसिक चीज है, 10th और 11th का चीज है। गलनांक 10th में ही, 9th 10th में गलनांक क्या है। तो जिस ताप पे कोई पदार्थ गलना या पिघलना या लिक्विड में बदलना शुरू करता है कोई ठोस पदार्थ, तो उसे गलनांक कहते हैं। तो वर्ग में नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक क्या होता है, बढ़ता है। इस बात को याद रखेंगे, कर लेंगे। तो इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद पांचवा प्रॉपर्टीज करते हैं। पांचवा है यहाँ पे त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या की बात है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। त्रिज्या की बात है तो वर्ग में नीचे जाने पर त्रिज्या किसे डिनोट करेंगे, आर से। त्रिज्या जो है वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। अब आपका सवाल होगा कि क्यों बढ़ता है।
वाई, क्यों, का है। तो देखिए जैसे जैसे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ सेलों की संख्या बढ़ते जाती है, कक्षाओं की संख्या बढ़ते जाती है, और कक्षा की संख्या बढ़ेगी तो त्रिज्या बढ़ेगी। अब कक्षा की संख्या कैसे बढ़ती है, ये तो 11 में आप लोगों को बताया गया है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में, लेकिन फिर भी देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 7, यहाँ पे समझा देते हैं अलग अलग करके। यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या 7 होता है, तो 2 5 कितने सेल हुए, के और एल 2 सेल हुए। और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है, तो 2 8 5 कितना सेल हुए, के एल एम। इसमें कितना सेल है फास्फोरस में, फास्फोरस को यहाँ करते हैं, फास्फोरस में कितना सेल है 2 8 और 5, सेलों की संख्या के एल एम, 3 को सेल है ना, 3 सेल है के एल एम। इसमें कितने सेल है 2, नहीं समझ रहा, इसमें सेल कितने हैं 2 हैं, इसमें सेल कितने हैं 3 है, समझ रहा। तो सेल देखिएगा किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके बाहर जो है बेटाकार पथ को सेल या कक्षा कहते हैं। इसमें सेल कितना हुआ 1 2 नाइट्रोजन में। फास्फोरस की बात करें तो बीच में नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन 1 सेल 2 सेल 3 सेल, के एल एम 3 सेल हुए। अब त्रिज्या किसको बोलते हैं, नाभिक, ये नाभिक है और ये बाहरी कक्षा, नाभिक से लेकर बाहरी कक्षा के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसी को क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। अब एक बात बताइए, आंख रहे दिमाग नहीं भी रहे तो कोई देख के ये बता सकता है कि इसका त्रिज्या छोटा है और इसका त्रिज्या क्या है बड़ा है। फास्फोरस का त्रिज्या क्या है, इसी को ना त्रिज्या बोलेंगे, नाभिक से लेकर बाहरी कक्षा के बीच की दूरी को त्रिज्या। तो नाइट्रोजन का त्रिज्या बड़ा होगा कि फास्फोरस का, डेफिनेटली जवाब होगा फास्फोरस का। अब क्वेश्चन पूछा है फास्फोरस का त्रिज्या बड़ा क्यों होगा, ज्यादा क्यों होगा यहाँ पे, तो फास्फोरस में सेलों की संख्या कितनी है 1 2 3, यानी कक्षाओं की संख्या 3 है, इसमें कक्षा कितने हैं 2 है। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर आए तो सेल की संख्या बढ़ी। इसी तरह आर्सेनिक पे जाएंगे तो सेलों की संख्या 4 हो जाएगी, एंटीमनी की ओर जाएंगे तो सेल की संख्या 5 हो जाएगी, बिस्मथ की ओर जाएंगे तो सेलों की संख्या क्या हो जाएगी 6, और सेल की संख्या बढ़ेगा तो ये दूरी भी क्या होगा। अब लास्ट में अगर बिस्मथ तक जाएंगे तो बिस्मथ में सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी सेलों की संख्या काफी ज्यादा संख्या हो जाएगी, तो ये त्रिज्या क्या होगी बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने, इधर से नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर आर यानी कि त्रिज्या क्या होता है बढ़ता है। कोई पूछे क्यों त्रिज्या बढ़ता है, तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर कक्षा अर्थात सेलों की संख्या बढ़ती है जिससे त्रिज्या भी बढ़ता है। इसका कारण हम बोल देते हैं, अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि वर्ग 15 में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ती है, यही कारण है। कारण क्या लेंगे, क्योंकि सेलों की संख्या वर्ग में नीचे जाने पर या बिस्मथ की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए त्रिज्या भी बढ़ता है। समझ में आ गया, तो दोनों को कॉपी कीजिए, कर लिए हटा दिए जाए। चलिए ये होगा F नंबर प्रॉपर्टी, आयनन क्या आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी जिसको आयनन ऊर्जा भी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, शॉर्ट में आई से डिनोट कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आपका सवाल होगा आयनाइजेशन एनर्जी, तो हम तो यहाँ पे बता देंगे कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ। वर्ग में नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होता है घटता है, होता है घटता है। सबसे अधिक आयनन ऊर्जा ग्रुप 15 में, वर्ग 15 में नाइट्रोजन का होता है, और सबसे कम किसका होगा बिस्मुथ का। किस में बात कर रहे हैं, वर्ग 15 में बात कर रहे हैं, दूसरा जगह नहीं समझना है। नाइट्रोजन से बिस्मुथ की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी घटता है। अब सवाल ये है कि ठीक है घटता है,
और कितने विद्यार्थियों को ये भी नहीं मालूम रहता है, कितने स्टूडेंट को ये भी नहीं मालूम रहता है कि आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा है क्या, कि आयनन एंथैल्पी है क्या। ये तो बात जान गई कि नाइट्रोजन से बिस्मथ के जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो 11th में पढ़े होंगे तत्वों के वर्गीकरण तो उन्हें दिमाग में होगा, लेकिन यहाँ पे समझिए आयनन ऊर्जा क्या है। देखिए आयनन ऊर्जा क्या है, सिंपल एक उदाहरण, यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 और फास्फोरस परमाणु संख्या कितना होगा 15। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और 5 लिखते हैं, यानी सेल के और का 2 5 होता है। तो इसमें न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ये के सेल और ये एच। इसमें न्यूट्रॉन, पहला सेल के, दूसरा एल और तीसरा के एल। इसमें इलेक्ट्रॉन 2 5 है, इसमें 2 8 5। किसी भी परमाणु के, इसमें बाहरी सेल कौन है एल, इसमें बाहरी सेल कौन है एन। किसी भी परमाणु के बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, इसको निकालने पर, इलेक्ट्रॉन को निकालने पर ऊर्जा खर्च होती है। क्या खर्च होती है, ऊर्जा। जैसे नाइट्रोजन के बाहरी सेल एल है, एल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी लगेगा। इसी प्रकार फास्फोरस के बाहरी सेल में सेल एम है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, ऊर्जा लगेगा। उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहेंगे या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे या आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। क्या, परिभाषा ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर सकते हैं। क्या, किसी परमाणु के बाहरी सेल से, किसी परमाणु के बाहरी सेल से यानी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या खर्च होने वाला ऊर्जा या लगने वाला ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, अब आयनन ऊर्जा तो जान गए कि बाहरी सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगता है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब आयनन ऊर्जा बोले हैं कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर घटता है। कोई पूछे क्यों घटता है, तो हम तो बोल रहे हैं कि आकार बढ़ने के कारण घटता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये बाहरी सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अंदर की ओर अट्रैक्ट करके कौन रख रहा है, प्रोटॉन। इधर कौन अट्रैक्ट करके रख रहा है, प्रोटॉन। कौन मजबूती से रखेगा, खींच के, नाइट्रोजन, क्योंकि साइज छोटा है। एल सेल जो है न्यूक्लियस से नजदीक है, न्यूक्लियस पर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन नजदीक है प्रोटॉन के और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है दूर है, तो ये मजबूती से खींच के रखेगा, ये कमजोर खींच के रखेगा। तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का लुटेरा आया बाहर से, इलेक्ट्रॉन को लूटने के लिए बाहर से, तो किसको आसानी से लूटेगा, इसको लूटेगा तो इससे लूटेगा, इससे लूट लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कितने सेल हैं, 3, यानी कि नाभिक के प्रोटॉन से बाहरी सेल के बीच की दूरी क्या है, अधिक है। इसमें दूरी क्या है, कम। सिंपल सा उदाहरण ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन के बीच की दूरी अधिक होने के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल कमजोर है और यह क्या है, मजबूत। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा ज़्यादा लगेगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा कम लगेगा। इसी प्रकार नीचे आते जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो प्रोटॉन से बाहरी सेल की दूरी भी बढ़ेगी, और बाहरी सेल की दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा बहुत ही कम लगेगा। इसलिए कह सकते हैं वर्ग में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। समझ में आ गया होगा, तो इसको कॉपी कीजिए, हटा दीजिए, समझ गए हैं। यानी कि सेल की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा। यहाँ कह सकते हैं डायरेक्ट कि आयनन ऊर्जा जो है, आयनन ऊर्जा को आई से सूचित करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आकार के। व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आकार। इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जैसे आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगा, आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा, एक दूसरे के उल्टा। ई बढ़ी तो ई घटी, आई घटी तो ई बढ़ी। बात समझ में आई, भोजपुरी में आई हो, हाँ तो आवे के चाहिए। चलो हटा दिया, एफ था ना, जी
जी नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं। विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें कहते हैं, शॉर्ट में EN से डिनोट करते हैं, इसे सूचित करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बाबू रे यही है इलेक्ट्रॉन की बेईमानी करते था, अपने मित्र से 5-5 रुपया मिला के 10 रुपया इकट्ठा किया, अब बाद में 500 रुपया हड़प गया, तो बेईमानी होगा ना। ऐसा ही विद्युत ऋणात्मकता, दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, लेकिन कोनो एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉनों के करता है, हड़प लेता है, उसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता की बात है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। हम यहाँ पे जनरली एकदम कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में नीचे जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है, डिक्रीजेज, घटता है। कहेंगे नाइट्रोजन से बिस्मथ की हो जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, घटता है। अब आपका सवाल होगा सर काहे घटता है, अब विद्युत ऋणात्मकता है क्या? तो किसी भी परमाणु के द्वारा किसी दूसरे परमाणु के द्वारा साथ साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को खींचे के पावर, इलेक्ट्रॉन के अपना ओर खींच लेने के पावर कहला विद्युत ऋणात्मकता। ना समझ में आई? दो परमाणु मिलकर मान लो कि नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता होगा? 2 और 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। देखो नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 गो है, 3 और आ जाएगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा ना। तो 3 गो हाइड्रोजन को ही बुलाता है, होता है हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन एक काहे बुलाता है? हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आवारा है, बुर्बक है, आ जाता है। अब हाइड्रोजन बुर्बक यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो क्या करता है नाइट्रोजन स्वयं के साथ एक और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साझा कर लेता है। साझा कर ले गया तो अष्टक पूरा नहीं हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, हाइड्रोजन का द्वितीयक पूरा हो गया। अब ध्यान दो, पहले तो साझा किया, साझा मतलब तुम एगो मिला हम एगो मिलाते हैं, लेकिन क्या किया बाद में नाइट्रोजन अपना रंग दिखाने लगा। रंग दिखाना मतलब बेईमानी करने लगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींचने लगा। यही खींचने का क्षमता कहलाता है विद्युत ऋणात्मकता। जैसे ध्यान दो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्या है वो? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए जी? 1। कितना चाहिए? 1। तो हाइड्रोजन से अगर हाइड्रोजन के बाहरी सेल में हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? बंधन बना लेता है। अब देखो तो इसका अष्टक पूरा नहीं हो, 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या करता है? अपना वाला रंग दिखाना शुरू करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन तो है, एक और इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचने लगता है। इसी क्षमता को कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। बताओ तो पहले तो इसका तो अष्टक पूरा नहीं था, तो कितना बढ़िया से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले बाबू, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, पूरा अष्टक पूरा हो जाता है। अब ये अष्टक पूरा करने के बाद ससुरा इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचना शुरू कर दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। बेईमानी कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा है जी, तो कहीं इलेक्ट्रॉन का बेईमानी करना। तो किसी भी परमाणु के द्वारा किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। फिर से ध्यान दें, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो कहेंगे किसी परमाणु द्वारा किसी दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। स्लो में बोल देते हैं, आराम से कॉपी कर सकते हैं। दो परमाणुओं के बीच साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। हो गया? क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये तो बात समझ में आएगी विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि आप पहले सब नीचे जाने पर घटता का है। ध्यान कैसे? ध्यान जल्दी ध्यान दोगे। ये नाइट्रोजन है, दुइये को समझ लेंगे, 7 है, फास्फोरस का 15, 2 5 और 2 8 5। इसमें सेल कब है? 2 है। कब है? 2। अब बीच में कौन कौन बैठा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन चुपचाप टुकुर टुकुर देखता है, लेकिन प्रोटॉन में सारा घटना घटाता है। इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन 2 गो है, लेकिन न्यूट्रॉन टुकुर टुकुर देखता है, काम प्रोटॉन करता है। अब देखो इसमें कब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ एक सेल 2 से और 3 से,
कौन सेल है? 3। इसमें प्रोटॉन में सारा घटना प्रोटॉन ही करता है। अब देखो मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजर रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर से नाइट कर्फ्यू में, अभी तो कर्फ्यू लगा है ना, नाइट कर्फ्यू में जल्दी जल्दी भाग रहा था, गाना गा रहा था कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। अब देखा ही नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों पूरा बैठा था, अरे बाप रे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, खींचे अपना। तो कौन खींचेगा? इसमें जो प्रोटॉन जो है यही ना इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर खींचेगा, इधर खींचना चाहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस है, माइनस को प्लस से खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन ही खींचेगा। तो अब देखो इसको इधर प्रोटॉन खींच रहा है और इसको इधर प्रोटॉन खींच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा ई ससुरा प्रोटॉन जो है वो छर्द वाली तरफ पे जाएगा जी, 1 2 3, यानी 3 गो सेल तरफ पे जाएगा तब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इनको तरफ ना, इसको 1 2 कौन तरफ के जल्दी खींच लेगा? ये वाला, क्योंकि इसमें 2 गो सेल तरफ ना है, इसमें कौन सेल तरफ ना है? 3 गो। तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा? गाना गाते जा रहा था ससुरा इलेक्ट्रॉन वाली रात में नाइट कर्फ्यू में। अब इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? नाइट्रोजन खींचेगा जल्दी की फास्फोरस खींचेगा? नाइट्रोजन। काहे खींचा? इसमें साइज छोटा था, प्रोटॉन का प्रभाव नजदीक हो गया, प्रोटॉन का प्रभाव ज्यादा था, इसमें प्रोटॉन का प्रभाव कम। अब नीचे जाएंगे जैसे कि आर्सेनिक है, इसमें सेल की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के आप देखिए 1 2 3 4 भोजपुरी में समझा दिए हैं, छात्रावाली मतलब 3 गो दीवार को रख के जाना है समझने के लिए। तो 3 गो सेल है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा। नीचे जाएंगे तो और भी सेल बढ़ेगी, तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगी साइज बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? घटेगा। मतलब कह सकते हैं कि विद्युत का ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत कर्मानुपाती होता है किसके? आकार के। मतलब आकारवा बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो इस वर्ग में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है? नाइट्रोजन का। किस वर्ग में? केवल वर्ग 15 की बात कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसका होता है? फोन का, फोन कॉल का, यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन का। ऐसे इस में देखे वर्ग 15 में तो नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर वर्ग 15 में सबसे ज्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन का। नीचे जाने पर घटता है। इसको जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए और आगे वाला प्रॉपर्टी देखते हैं। कर लिए हैं, हटा दिया जाए तो देखते हैं हटा के। अब ये एच नंबर प्रॉपर्टी है श्रृंखलन, श्रृंखलन प्रॉपर्टीज, यानी श्रृंखलन गुण, यानी कि कौन गुण? केटानेशन, केटानेशन। अब आपके ई सर कॉमन चीज है, अपने आप से जुड़ के बड़ा से बड़ा श्रृंखला बनाना, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बिटवीन ईच अदर इज कॉल्ड केटानेशन प्रॉपर्टी। अपने से जुड़ के बड़ा से बड़ा श्रृंखला बनाने का क्षमता श्रृंखलन गुण कहलाता है। एक बात समझ लीजिए, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन गुण सबसे अधिक पाया जाता है। कहीं से कहीं जोड़ दीजिए, कोरोना करो ससुरा यौगिक बन ही जाएगा। कहीं से जोड़ दीजिए, कहीं से जोड़ दीजिए, कोई ना कोई यौगिक बन ही जाएगा। तो कहते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन में ये सबसे ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण दर्शाता है कौन? कार्बन। मतलब अपने से कहीं कार्बन जोड़िए, कोई ना कोई यौगिक बन जाएगा। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी बिटवीन ईच अदर इज कॉल्ड केटानेशन प्रॉपर्टी। अपने आप से स्वयं से जुड़ के बड़ा से बड़ा श्रृंखला बनाना क्या कहलाता है? श्रृंखलन गुण या केटानेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। तो सबसे ज्यादा समझ लीजिए कि कार्बन से ज्यादा श्रृंखलन गुण किसी भी तत्व में नहीं पाया जाता है। कार्बन से ज्यादा श्रृंखलन गुण किसी भी तत्व में नहीं पाया जाता है। अब कार्बन के बाद की बात है तो वर्ग 15 में भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आर्सेनिक, ये तीनों तत्व जो है श्रृंखलन गुण दर्शाते हैं। कौन गुण? श्रृंखला, नाइट्रोजन फास्फोरस। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक क्या है? श्रृंखलन गुण दर्शाता है। क्या होता है? दर्शाता है या दिखाते हैं। कौन? नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। मतलब इसमें भी अपने स्वयं से जुड़ कर मतलब बड़ा से बड़ा श्रृंखला बनाने की क्षमता। लेकिन वर्ग यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि वर्ग 14 में ना कार्बन है जी, कार्बन वर्ग 14 में ना है, यानी वर्ग 14 के तत्वों की तुलना में, वर्ग 14 के तुलना में वर्ग 15 में श्रृंखलन गुण कम होता है।
श्रृंखलन गुण क्या होता है, कम होता है। श्रृंखलन गुण कम होता है, मतलब वर्ग 14 की तुलना में वर्ग 15 के तत्वों में श्रृंखलन गुण अधिक होता है। सॉरी, वर्ग 15 में श्रृंखलन गुण कम होता है 14 की तुलना में। वर्ग 14 के तत्व सबसे अधिक श्रृंखलन गुण दर्शाता है। श्रृंखलन गुण का मतलब स्वयं से जुड़ श्रृंखला बनाने का क्षमता श्रृंखलन गुण कहलाता है। दुनिया में सबसे अधिक श्रृंखलन गुण दर्शाता है वर्ग 15 के तत्व अर्थात वर्ग 14 के तत्व अर्थात कार्बन। बात समझिए ना। तो सबसे ये समझ लेना है कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक श्रृंखलन गुण दर्शाते हैं। तो इसको हटा दीजिए। श्रृंखलन गुण के बाद हम लोग को जानना है अपरूपता। क्या जानना है? अपरूपता। ये 15 के तत्वों का जनरल प्रॉपर्टी है। H था ना, अभी क्या होगा? I। अपरूपता कौन चीज? अपरूपता। एलोट्रोपी। क्या है? एलोट्रोपी। एलोट्रोपी या श्रृंखलन गुण, एलोट्रोपी होता है यानी एलोट्रोपी। एलोट्रोपी का मतलब होता है भौतिक गुण जो है, भौतिक रूप से यानी भौतिक गुण जो है वो भिन्न भिन्न। भौतिक गुण क्या हो? भिन्न। लेकिन रासायनिक गुण जो है समान। रासायनिक गुण क्या हो? समान। किसी भी पदार्थ के, एक ही पदार्थ के अनेक रूप, यानी कि रासायनिक रूप से समान, केमिकली सिमिलर, लेकिन फिजिकली क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो उसे अपरूप कहते हैं। और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। एक ही चीज है। हाँ, तो क्या अपरूप कह रहे थे? जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपरूप। अपरूप किसे कहेंगे? किसी भी चीज के भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, तो उसे अपरूप कहते हैं। और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के अपरूप देखें तो नाइट्रोजन के दो अपरूप है। नाइट्रोजन के दो अपरूप है। एगो अल्फा नाइट्रोजन और दूसरा बीटा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के कितने रूप हुए? दोनों केमिकली सेम है लेकिन फिजिकली भिन्न भिन्न है, यानी कि रासायनिक रूप से समान है और भौतिक रूप से भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब फास्फोरस का बात करें तो फास्फोरस के अपरूप होते हैं। देखिए लाल फास्फोरस P4 से डिनोट करते हैं फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस और काला फास्फोरस। और काला फास्फोरस के भी दो रूप है, एक अल्फा काला है, एक बीटा काला है। मतलब कि इसमें अगर बिस्मथ को छोड़ दिया जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें बिस्मथ को छोड़ के ये चारों तत्व अपरूपता दर्शाते हैं। अब यहाँ हम लोग आर्सेनिक का लिखेंगे। इसका आर्सेनिक का 3 होता है, ग्रे रंग का होता है, पीला होता है और काला। यानी आर्सेनिक 3 रूप में होता है, ग्रे आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक और काला आर्सेनिक। इसी प्रकार एंटीमनी के भी अपरूप होते हैं। इसके एंटीमनी बिस्मथ के अपरूप नहीं होते। देखिए एंटीमनी, धात्विक एंटीमनी, पीला एंटीमनी और विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक। तो एंटीमनी के भी 3 अपरूप है। ये एंटीमनी के कितने अपरूप? 3। नाइट्रोजन के 2 अपरूप। फास्फोरस की ये है लाल, श्वेत, बैंगनी, काला। काला में 2 होता है, अल्फा काला, बीटा काला। अल्फा काला, बीटा। आर्सेनिक के 3। आर्सेनिक के 3 हुए, ग्रे आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक और काला। अब ध्यान दीजिए यहाँ श्वेत को पीला भी कहा जाता है। श्वेत को ही पीला फास्फोरस कहा जाता है। श्वेत फास्फोरस को कुछ समय तक रख देने पर उस पर एक पीला परत बन जाता है, इसलिए पीला फास्फोरस कहते हैं। तो अपरूप किसे कहते हैं? भौतिक गुण जिसके भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, तो उसे अपरूप कहते हैं। और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। बिस्मथ को छोड़ के वर्ग 15 के सभी तत्व अपरूपता दर्शाते हैं। नाइट्रोजन के कितने अपरूप? 2। अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन।
फास्फोरस के लाल फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस। काला फास्फोरस दो होते हैं, अल्फा काला, बीटा काला। और आर्सेनिक के 3, ग्रे आर्सेनिक, पीला आर्सेनिक, काला आर्सेनिक। और एंटीमनी के धात्विक, पीला और विस्फोट। तो ये था 15 के तत्वों का सामान्य गुण था, जनरल प्रॉपर्टीज था। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का असामान्य गुण। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, उससे उत्साह बढ़ता है, और शेयर अपने दोस्तों में कीजिए। इस तरह से हर दिन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।